जिस फटीचर घर जमाई की औकात ठेले से समोसों तक खाने की नहीं थी, जिसको सास के ताने, बीवी की जिल्लत, यहाँ तक घर के नौकर भी समझते थे सड़क छाप, कैसे वही गरीब बन गया 500 करोड़ की कंपनी का मालिक। समीर हर रोज़ की तरह काम से बाहर निकल रहा था। तभी समीर की सास नेहा ने कहा, समीर, ये मेरी सहेली का सैंडल टूट गया है, ज़रा इसको बनवा कर लाना। नेहा की सहेली ने चौंकते हुए पूछा, नेहा, ये तो तेरा दामाद है ना, अनीका का हस्बैंड? तो फिर इससे नौकरों जैसे काम क्यों करवा रही है? इसे नौकर ही समझो। ऐसे गरीब फटीचर की यही औकात है, नेहा ने जवाब दिया। अपनी सासू माँ के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर समीर का दिल दुखी हो जाता है, लेकिन उसे ऐसी बातें रोज़ सुनने की आदत सी हो गई थी। समीर ने झिझकते हुए कहा, माँ जी, मैं अनीका की ज्वेलरी लाने रामनिक भाई ज्वेलर के पास जा रहा हूँ। नेहा ने बेरहमी से नक्श पर चिल्लाते हुए कहा, शट अप! दोबारा अपनी गंदी ज़बान से माँ जी मत बोलना। तभी नेहा की सहेली ने पूछा, नेहा, जब इससे इतनी नफ़रत थी तो फिर अपनी बेटी स्नेहा की शादी इससे क्यों की? नेहा बोली, ये सवाल मुझसे नहीं, मेरे स्वर्गीय हस्बैंड से पूछना था। समीर कहने के लिए तो ज्वेलरी ज़वेरी परिवार का दामाद था, लेकिन इज्जत एक भिखारी से भी बदतर थी। समीर की बेइज्जती सिर्फ उसकी सास या साली ही नहीं, बल्कि उसकी बीवी अनीका भी करती थी। वो समीर को बेइज्जत करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। ये ड्राइवर कहाँ मर गया? समीर भी सुबह से गायब है। काम के वक्त पता नहीं ये सब कहाँ चले जाते हैं। बड़बड़ाते हुए स्नेहा ने आईने में देखकर जल्दी से अपने बालों को एक और बार संवारा और पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ ड्राइवर की जगह उसका हस्बैंड समीर खड़ा था। इससे पहले कि समीर आगे कुछ कह पाता, अचानक से ड्राइवर भागते हुए वहाँ आया और बोला, सॉरी मैडम, थोड़ा लेट हो गया। कुछ देर शांत खड़े रहने के बाद जैसे ही समीर पीछे मुड़ा, उसकी नज़र टेबल पर रखी एक फ़ाइल पर पड़ी। जाहिर सी बात है, स्नेहा वो फ़ाइल अपने बैग में रखना भूल गई थी। जैसे ही ये ख्याल समीर को आया, वैसे ही उसने जल्दी से वो फ़ाइल उठाई और स्नेहा के पीछे भागा। स्नेहा के कदम गुस्से में समीर की ओर बढ़े और उसने समीर के हाथ से वो फ़ाइल छीनी और दोबारा फ़ोन पर बात करते हुए समीर को देखे बिना ही घर से बाहर निकल गई। तभी ड्राइंग रूम में लगे टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश हुई। ब्रेकिंग न्यूज़, मुंबई की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन फर्म का भविष्य खतरे में। क्या वैशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ इतने बड़े नुकसान से उभर पाएगा? अब कौन संभालेगा वैशाली ग्रुप की बागडोर? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ये आवाज़ कानों में पड़ते ही समीर का ध्यान एकदम से टीवी की तरफ चला गया था, लेकिन अभी नेहा की भड़ास शांत कहाँ हुई थी। बेवकूफ़, एक काम भी ठीक से नहीं होता और अब क्या ठीक से चलना भी सिखाना पड़ेगा तुम्हें? गलती चाहे हो या ना हो, इल्ज़ाम हमेशा इस परिवार के दामाद यानी समीर के सर पर ही आता है। पर समीर ने कभी भी इस बात को दिल पर नहीं लिया। समीर तुरंत ही ऊपर अपने कमरे की तरफ चल दिया। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भी समीर का ध्यान टेलीविज़न पर चल रही ब्रेकिंग न्यूज़ पर था। वो वैशाली ग्रुप के लॉस में होने की खबर सुनकर सोच में पड़ गया था।
अभी समीर सोच ही रहा था कि इतने में उसे कॉल आया और इस बार समीर ने कॉल उठाया और अपनी धीमी आवाज़ में बोला, हेलो। दूसरी आवाज़ और से किसी बूढ़े आदमी की आवाज़ आई, हेलो समीर बेटा। हेलो मिस्टर विशाल सिंह। अपना नाम सुनकर वह बूढ़ा आदमी थोड़ा सकपकाया, लेकिन विशाल सिंह ने फिर से प्यार से शुरुआत की, कैसे हो तुम? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है बेटा। समीर ने एक तंज कसते हुए कहा, अच्छा, आपको मेरी याद आने में पूरे 2.5 साल लग गए? इतनी याद आती है आपको मेरी? इन 2.5 सालों के हर दिन हर रात मैंने तुझे याद करते करते ही काटे हैं। मैंने कैसे अपने आप को संभाला है मैं ही जानता हूँ। समीर को विशाल सिंह की बात सुनकर रत्ती भर भी भरोसा नहीं हुआ। उसने कुछ देर ठंडे दिमाग से सोचने के बाद जवाब दिया, मुझे पता चला मार्केट में जो खबरें चल रही हैं। ये सुनते ही विशाल सिंह एकाएक खामोश हो गए, जैसे मानो समीर ने उनकी चाल पकड़ ली हो। विशाल सिंह ने फिर से कोशिश करते हुए कहा, इतना कठोर तो नहीं था मेरा समीर। क्या तेरा दिल नहीं करता मेरा चेहरा देखने का, मुझसे मिलने का? बस एक बार मिल ले बेटा। पता नहीं अब कितने दिन हैं मेरे पास। विशाल सिंह बहुत अच्छे से जानते थे कि समीर चाहे अपना दिल जितना भी सख्त कर ले, लेकिन इस बात पर वह पिघल ही जाएगा। समीर स्ट्रॉन्ग हेडेड था पर निर्दयी नहीं। एक बार और आखिरी बार समीर ने विशाल सिंह की बात मानते हुए कहा। अगले दिन सुबह ऑफिस आवर शुरू होते ही समीर वैशाली ग्रुप के ऑफिस जा पहुंचा। अचानक समीर को ऑफिस में देखकर वैशाली ग्रुप के एम्प्लॉयज़ शॉक्ड रह गए और इसी के साथ उन्होंने फुसफुसाना शुरू कर दिया। अभी लोगों के बीच में कानाफूसी चल ही रही थी कि तभी एक आदमी ने कहा, मुझे लगता है कि यह बड़े साहब से नौकरी मांगने आया है। हा 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 हा। केबिन में बैठे विशाल सिंह को भी समीर की बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। जैसे ही अपने केबिन पर किसी के आने की आहट सुनी, वो फौरन अपनी कुर्सी से उठकर केबिन से बाहर देखने की कोशिश करने लगे। फिर कुछ सोचने के बाद दरवाज़ा खोलने पहुँचे। अब विशाल और समीर एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। विशाल सिंह ने नक्श का हाथ पकड़ा और कहा, चलो अंदर चलो। आओ समीर बेटा, हम आराम से बैठकर बात करते हैं। समीर केबिन के अंदर बढ़ता चला रहा था। विशाल सिंह ने जब समीर को ध्यान से देखा तो उनकी आंखें भर आईं और वो समीर को निहारते हुए प्यार से बोले, समीर बेटा, कैसे हो तुम? क्या तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आती? समीर पर विशाल की इमोशनल बातों का ज़रा भी असर नहीं हुआ। वो मुद्दे की बात आते हुए बोला, हम दोनों ही बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम यहाँ ये सब बात करने के लिए नहीं आए हैं। बेहतर होगा कि आप डायरेक्ट काम की बात करें, नहीं तो मैं चलता हूँ। विशाल सिंह ने थोड़ा हिचकिचाते हुए समीर से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम ये कंपनी ज्वाइन कर लो और अपने पापा की तरह ही इसे संभालो। समीर ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, इसका मतलब आप चाहते हैं कि मैं चाचा जी के अंडर काम करूं? विशाल सिंह ने धीरे से अपना सर हिलाते हुए कहा,
समीर ने सर उठाकर अपने दादाजी से कहा, दादाजी, मैं आपकी परेशानी दूर करने के लिए तैयार हूँ, पर उसके बदले में आपको भी मेरे लिए कुछ ऐसा करना होगा जो मुझे खुशी दे सके, मेरा और मेरे डैड का खोया हुआ सम्मान लौटा सके। मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता, बस समय समय पर आपको मेरी कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। समीर की तीखी बातें सुनकर विशाल सिंह सकपका गए। तुरंत ही उन्होंने समीर से पूछा, अच्छा बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? समीर ने अपनी पहली शर्त सामने रखी। मेरी पहली शर्त यह है कि अगर मैं ये कंपनी वापस ज्वाइन करता हूँ तो इस कंपनी का नया सीईओ मैं बनूंगा। समीर की पहली शर्त ने ही विशाल ग्रुप को झटका दे डाला था और वो चौंकते हुए बोले, क्या ये कह रहे हो तुम समीर? तुम अपने चाचा की जगह कैसे ले सकते हो? समीर ने जब अपने दादाजी की बात सुनी तो उसने मुस्कुराकर तंज कसते हुए कहा, ठीक है, वैसे ही जैसे चाचा जी ने मेरे डैड की जगह ली। हा 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 हा, मैं जानता था कि आपने मुझे ये यहाँ चाचू के बिजनेस को बचाने के लिए बुलाया है। लगता है आपको अब भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है दादू। समीर की बात सुनकर उसके दादाजी ने कुछ देर सोचा और कहा, अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारी बाकी की शर्तें क्या हैं? समीर ने अपनी दूसरी शर्त बताते हुए कहा, मेरी दूसरी शर्त यह है कि मैं कंपनी में वापस तभी आऊँगा जब मुझे काम करने की पूरी फ्रीडम मिलेगी। की शर्तें क्या हैं? समीर ने अपनी दूसरी शर्त बताते हुए कहा, मेरी दूसरी शर्त यह है कि मैं कंपनी में वापस तभी आऊँगा जब मुझे काम करने की पूरी फ्रीडम मिलेगी। मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा, कंपनी का पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये सब कुछ मेरे देखरेख में होगा। नो इफ़ नो बट। शर्तें अभी ख़त्म नहीं हुई थी और शायद कभी होंगी भी नहीं। इस कंपनी को मेरे हिसाब से चलना होगा। समीर की इस बात पर भी विशाल कुछ देर के लिए हिचकिचाए, लेकिन फिर बोले, तुम्हारी शर्तें सुनकर लग रहा है कि जैसे तुम मुझसे कोई बदला ले रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हारी ये शर्तें मंजूर हैं। बात ख़त्म होते ही विशाल सिंह ने सर झुका लिया, लेकिन समीर भी वहाँ पूरी तैयारी के साथ आया था, इसलिए समीर ने अपने दादाजी के सामने एक एग्रीमेंट पेपर रखा और उसे साइन करने के लिए कहा। एग्रीमेंट पेपर देखते ही विशाल सिंह भी वहाँ पूरी तरह के साथ आया था, इसलिए समीर ने अपने दादाजी के सामने एक एग्रीमेंट पेपर रखा और उसे साइन करने के लिए कहा। एग्रीमेंट पेपर देखते ही विशाल सिंह ने अपनी नज़र उठाई और समीर से कहा, ये क्या है? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? समीर ने बिना किसी इमोशन के अपनी बात सामने रखी। जो कुछ भी मेरे परिवार के साथ हुआ है उसके बाद मैं आपके साइन पर ही सिर्फ भरोसा कर सकता हूँ और इस पेपर की मैं एक कॉपी भी लेकर आया हूँ। आप जल्द से जल्द फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दें और मेरी बात को दिल पर ना लें। आखिर आप मेरे दादाजी हैं। इतना तो आप अपने पोते के लिए कर ही सकते हैं। शायद आपका पछतावा भी कम हो जाएगा। समीर की बात सुनकर विशाल सिंह ने पेन उठाया और उस एग्रीमेंट पेपर पर साइन कर दिया। दूसरी तरफ घर पर स्नेहा और नेहा इस बात को लेकर हैरान थे कि समीर उन्हें बिना बताए अचानक कहाँ गायब हो गया। स्नेहा ने नेहा से कहा,
मम्मी, समीर कहाँ है? क्या आपको कुछ बताकर गया है? नेहा ने स्नेहा की बात का जवाब देते हुए कहा, मन्हें खबर न थी। कल से उसका रूप बदला सा गया था। किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता। स्नेहा वो मनचला होता जा रहा है। मुझे लगता है कि उसे लाइन पर लाना ही पड़ेगा। यानी नेहा और स्नेहा मिलकर समीर के साथ क्या करने का सोच रहे थे, और क्या वो समीर का अब कुछ बिगाड़ पाएंगे? देखने के लिए कहानी का पार्ट 2 ज़रूर देखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं।